The next consequences of first law of thermodynamics is that perpetual motion machine of first kind is impossible. What is perpetual mean here? Perpetual meaning here is continuous. Continuous. Perpetual means continuous. So it is impossible. It is impossible. So इसका स्टेटमेंट क्या कहता है कि कोई ऐसा मशीन नहीं बनाया जा सकता है जो लगातार वर्क देते रहे बिना किसी तरीके का एनर्जी लिए हुए, बिना एनर्जी लिए हुए। सपोज एक हमने मशीन बना दिया गया, सपोज हमने क्या बनाया, एक मशीन बनाया, कौन सा मशीन? हम इसका नाम दे देते हैं PMM1। ये आप एज ए इंजीनियर एक मशीन बना दिए हैं। अगर क्या कहता है एनर्जी, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि एनर्जी कंजर्व है। कंजर्व है का मतलब क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, या एक एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो सकता है। तो ये कह रहे कि अगर ये कंटिन्यूअसली वर्क कर रहा है और ये PMM1 एनर्जी तो दे रहा है लेकिन कहीं से एनर्जी ले नहीं रहा है, ये और कंटिन्यूअसली वर्क किए जा रहा है, तो अगर आप ऐसा कोई मशीन बनाएंगे, then that kind of machine is called as perpetual motion machine of first kind। ये क्या करेगा कि ये कंटिन्यूअसली वर्क आउटपुट देते रहेगा लेकिन कहीं से भी कोई दूसरा एनर्जी नहीं लेगा। सपोज एनर्जी क्या लेगा? एनर्जी नहीं लेगा या नहीं लेगा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड लाइन से। सपोज ये एनर्जी नहीं ले रहा होगा, मतलब क्या हो रहा है? कहीं से कोई एनर्जी नहीं ले रहा है लेकिन ये लगातार काम किए जा रहा है। रखना कंटिन्यूअस हो सकता है, थोड़ा देर तो काम कर दे लेकिन कंटिन्यूअसली अगर काम करते जा रहा है और कहीं एनर्जी नहीं ले रहा है, और अगर ऐसा कोई मशीन आपने बना दिया है तो वो मशीन कहलाएगा परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। एंड दिस काइंड ऑफ मशीन इज इम्पॉसिबल टू बिल्ड और डेवलप। ऐसा इनर मोशन मशीन हो ही नहीं सकता है। अगर आप क्लेम करते हो कि हमने बना दिया है तो वो गलत क्लेम हो जाएगा। सो इसका स्टेटमेंट क्या होगा PMM1 में कि देयर कैन बी नो मशीन, there can be no machine which develops work continuously। ध्यान दीजिएगा, continuously without, continuously वर्क कर रहा है without absorbing some other form of energy। ठीक है, अगर आप ऐसा बनाते हो, if such machine is developed, then it would क्या करेगा? वायलेट करेगा किसको? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, वायलेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्योंकि फर्स्ट लॉ बोलता है कि एनर्जी कंजर्व रहता है, मतलब एक एनर्जी एक तरफ से लेगा तभी दूसरे तरफ से देगा, या एक एनर्जी सेम फॉर्म में ही एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो सकता है या ट्रांसफॉर्म हो सकता है। लेकिन यहाँ पे न ट्रांसफर हो रहा है न ट्रांसफॉर्म हो रहा है, देयरफॉर ये फर्स्ट लॉ को वायलेशन करेगा। देयरफॉर PMM1 is not possible। So please note it down, this। So in this way हमारे तरफ से
फर्स्ट लॉ जो हो रहा है, बेसिक्स हमने स्टेटमेंट सीख लिया और उसका स्टेटमेंट जान गया। क्या जान गए हम? उसका कंसिक्वेंसेस जान गए। आप इसको नोट डाउन कीजिए, तब तक हम एक प्रॉब्लम भी लिख दे रहे हैं स्लाइड में नीचे। आप प्लीज नोट इट डाउन स्टेटमेंट। प्लीज नोट इट डाउन। उसके बाद हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर हो गया उसके बाद क्वेश्चन पढ़िए। Please read it out, the question. Try to understand what is being asked and how can it can be solved. Please read down the question. हम ऊपर वाला मिटा रहे हैं, अब तब तक क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्लीज रीड इट। आप सभी लोग क्वेश्चन कीजिए, हमें लग रहा है सारे लोग सॉल्व करने में एबल होंगे, सभी से हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बट अब कंसेप्ट को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सॉल्यूशन देखते हैं। क्या कह रहा है कि a fluid is contained in a cylinder by a spring loaded frictionless piston so that
प्रेशर इन द फ्लूइड इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशनशिप है वो लीनियर है, लीनियरली वेरी कर रहा है। इंटरनल एनर्जी ऑफ ए फ्लूइड इज, इंटरनल एनर्जी का फ्लूइड का वेरिएशन दिया हुआ है 34 प्लस 3.15 पीवी। इफ द फ्लूइड चेंजेस फ्रॉम इनिशियल स्टेट दिया हुआ है P1 170 मेगापास्कल, V1 दिया हुआ है। टू गेट द फाइनल स्टेट P2 पता है एंड V2 पता है। सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन ऑफ हीट इंटरेक्शन। तो जैसे ही हम वर्क ट्रांसफर की बात करेंगे तो हम लोग पहले क्या बनाएंगे, एक हम पीवी डायग्राम बनाएंगे। तो पीवी डायग्राम हम बना लेते हैं। तो पीवी डायग्राम जैसे हम ड्रॉ करने जाएंगे, पीवी डायग्राम ये क्या कह रहा है कि स्टेट 1 दिया हुआ, स्टेट 1 कहाँ है, देखिए स्टेट 1 यहाँ पे है। ये क्या है, P1 दिया हुआ और V1 दिया हुआ है। हम P और V यहाँ पर ले रहे हैं, P और V हम ले रहे हैं। सो ये P1 हो गया। P1 से V1 जो जा रहा है वो क्या जा रहा है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन। P इक्वल टू A प्लस BV। देखिए, और ये हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखिए इसका मैग्नीट्यूड दोनों बढ़ रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो अगर हम प्रेशर वॉल्यूम यहाँ से हम डाल सकते हैं इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन, चारों डायरेक्शन में। तो ये देखिए प्रेशर बढ़ रहा है, यानी प्रेशर बढ़ रहा है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा अगर प्रेशर वॉल्यूम में बात करते हैं तो। पर हम ये देख रहे हैं कि वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब यही इस डायरेक्शन में जाएगा प्रोसेस। तो हमने यही इस डायरेक्शन में प्रोसेस लिया है। सो ये हमने स्टेट 1 से लेके कहां तक ले गए, स्टेट 2 तक। तो ये 2 का अगर हमारे पास डायमेंशन अगर देखना चाहें तो ये हो जाएगा। सो वॉल्यूम ये है V1 और वॉल्यूम V2। ये हो गया P1 और ये है P2। P1 V1 सब पता है, यही हो गया डायग्राम। अब बताइए, हमने जैसे ही डायग्राम प्लॉट कर दीजिए, ये लिनियरली क्यों वेरी कर रहा है, क्योंकि ये स्प्रिंग लोडेड फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। ध्यान दीजिए, पिछला बार भी हमने जब प्लॉट किया था एक स्प्रिंग लोडेड से, तो उसमें लिनियरली रिलेशन नहीं दे करके हमने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया था, क्योंकि ये F इक्वल टू KS लिनियरली जैसे ही हो जाता है लिनियर, स्प्रिंग लोडेड जो लिनियर होगा तो उसमें लिनियर वेरिएशन इस तरह से हमने दिखाया था। और यहाँ तो ऑलरेडी रिलेशन दिया हुआ है P इक्वल टू A प्लस V। तो दिस इज द P इक्वल टू A प्लस V का वेरिएशन है। तो अगर इसका आप हम वर्क डन निकालने जा रहे हैं, इसका वर्क डन कितना हो जाएगा, ये वाला एरिया होगा। ये क्लोज सिस्टम है, देखिए कंटेंड है, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड कंटेंड, ये है कंटेंड। कंटेंड का मतलब क्लोज सिस्टम, कंटेंट मतलब अपने सिलेंडर के अंदर रखे हुए है, तो इसका क्लोज सिस्टम होगा। क्लोज सिस्टम वर्क क्या होता है पीवी पे, वो जो प्रोसेस हो रहा है उसका प्रोजेक्शन हम लोग कहाँ लगाएंगे, पीवी वर्क पे। कहाँ लगाएंगे, पीवी डायग्राम पे, पीवी डायग्राम पे, पीवी डायग्राम पे। सो इसका अगर हम वर्क डन की बात करते हैं, वर्क डन की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, हाफ। चलो कोई मैसेज में आंसर लिख दिया है, कौन लिखा है, असित आदर्श कुमार वर्मा, वेरी गुड, यू हैव कैलकुलेटेड इट वेल। अगर अभी आपने कैलकुलेट किया है दैट्स वेरी गुड। क्या हो जाएगा, इस एरिया एक पैरेललो, ये है ट्रेपोजियम है, तो इसका क्या हो जाएगा, साइड हाइट का पैरेलल, यानी P1 प्लस P2। ये वाला हाइट कितना है, ये वाला हाइट ले लेंगे और ये वाला हाइट ले लेंगे, इन दोनों का समेशन, ये P2 हो गया और ये P1 हो गया। तो P1 प्लस P2 इंटू ये जो हाइट हो जाता है, ये कितना है, टोटल है V2, तो आइए V1, तो V2 माइनस V1। हमारा सब कुछ डेटा पता है, तो जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आ जाएगा 8.55 किलो जूल। P1 हमको दिया हुआ है, P2 भी दिया हुआ है, V2 और V1। ध्यान दीजिएगा, यूनिट का ध्यान रखिएगा कि किलो जूल है तो किलो में होना चाहिए, ये यूनिट का आप लोग कैलकुलेशन के दौरान ध्यान रखिएगा। अब क्या कैलकुलेट करना है, हीट इंटरेक्शन। तो बताइए हीट इंटरेक्शन कैसे निकालते हैं, हम हीट इंटरेक्शन फर्स्ट क्लास से क्या निकाल देंगे, du प्लस dw। ये ध्यान दीजिएगा, हम dq और dw में क्रॉस कर रहे हैं, du में नहीं क्रॉस कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि du इज अ स्टेट फंक्शन
एंड ये है एग्जैक्ट डिफरेंशियल, देयरफॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल को डी से हम लोग डिनोट करते हैं, वेयर dw एंड dq आर इनएग्जैक्ट। इनएग्जैक्ट को कैसे करते हैं, डी क्रॉस करके या डेल्टा से, इन दो मेथड से आप लोग डिनोट करेंगे। सो dq इज इक्वल टू du प्लस dw, हमको dq निकालना है तो dw हमने निकाल दिया है, कितना आया है प्लस 8.55 किलो जूल। अब हमको du निकालना है, तो बताइए du हम कैसे निकाल लेंगे, du विल बी u2 माइनस u1। अब u2 कितना हो जाएगा, u फंक्शन दिया हुआ प्रेशर और वॉल्यूम का, तो ये कितना हो जाएगा 34 प्लस 3.15 P1 V1 2 है तो P2 V2 माइनस 34 प्लस 3.15 P1 V1, यही होगा। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा 34 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हम 3.15 कॉमन ले लेंगे तो P2 V2 माइनस P1 V1 हो जाएगा। अब सारा मैग्नीट्यूड पता है, P1 V1 भी पता है, P2 V2 भी पता है, तो ये जो कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 59.5 किलो जूल जब हम कैलकुलेट करेंगे तो। देयरफॉर dq कितना हो जाएगा, ये बताइए du क्या हो रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल मतलब पॉजिटिव आ रहा है, तो ये प्लस 59.5 प्लस 8.55, दैट मीन्स दोनों का समेशन जो करेंगे वो हमारा इतना किलो जूल आंसर आ जाएगा। सो ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या है इंटरनल एनर्जी वर्क ट्रांसफर, कहां से कहां तक 1 से 2 तक हो गया, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 1 से 2, वर्क डन 1 से 2, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 1 से 2 कितना हो जाएगा 2 माइनस 1, वर्क डन 1 से 2 कितना हो गया हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया, तो देयरफॉर dq जो हो जाएगा वो प्लस में आएगा। मतलब क्या हो रहा है, इस सिस्टम में हीट ऐड किया गया है। सो इट वाज एन एग्जांपल और इंट्रोडक्शन टू द कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर एक ये न्यूमेरिकल से हम इंट्रोड्यूस किए। सो अगर आप इसको लिखना चाहते हैं प्लीज नोट इट डाउन क्विकली, प्लीज नोट इट डाउन क्विकली, प्लीज नोट इट डाउन क्विकली। प्लीज नोट इट डाउन क्विकली। सो नोट डाउन कर लिए, नेक्स्ट मूव करें। सो हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं, इसको इरेज कर रहे हैं। होता क्या है कि पूरे थर्मोडायनेमिक्स में, पूरे थर्मोडायनेमिक्स में, पूरे थर्मोडायनेमिक्स में एक टर्मिनोलॉजी आपको बार बार मिलेगा, U प्लस पीवी, U प्लस पीवी, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर और वॉल्यूम को। तो हम लोग क्या करते हैं, हर बार U प्लस पीवी को नहीं लिख कर करके इसको एक टर्मिनोलॉजी दे दिया गया, दैट इज H, and H is termed as enthalpy. H is termed as enthalpy. So we will study now enthalpy, enthalpy. And enthalpy किस तरह से करेंगे, तो हम बोलेंगे in thermodynamics, इसका इंट्रोडक्शन यही है, in thermodynamics the term U plus PV appears frequently and for convenience this term is known as enthalpy, is known as enthalpy, is known as enthalpy, and enthalpy
इज, क्योंकि एंथैल्पी एनर्जी का फॉर्म है और ऑल एनर्जी फॉर्म आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? किलो जूल। अब अगर हम स्पेसिफिक एंथैल्पी डिफाइन करेंगे, स्पेसिफिक एंथैल्पी, तो वो हो जाएगा H इक्वल टू कैपिटल H अपॉन मास, यानी किलो जूल पर केजी, और ये क्या हो जाएगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। प्लीज नोट इट डाउन, इसे आप नोट कर लीजिए, इसे नोट कर दीजिए, प्लीज नोट इट डाउन। प्लीज नोट इट डाउन। प्लीज नोट इट डाउन। अब आपका माइंड चलना शुरू होना चाहिए, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब आपका सिर्फ माइंड और माइंड ही काम करना चाहिए। अभी तक तो थ्योरी बैकग्राउंड था, इसलिए आपको बोर लग रहा था। अब आपका सिर्फ माइंड चलेगा। सो हो गया, हम कर ले रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। हमने जिस तरीके से वर्क ट्रांसफर फॉर वेरियस प्रोसेस का निकाले थे, उसी तरीके से हम अब आगे कैलकुलेट करने जा रहे हैं हीट ट्रांसफर इन वेरियस प्रोसेस, नॉन फ्लो प्रोसेस लिख देते हैं, नॉन फ्लो और क्लोज्ड सिस्टम प्रोसेसेस। पहला हम लोग लेते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। इसमें क्या होता है बताइए? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। अब आपको माइंड चलाना है, बिल्कुल हम कुछ नहीं अब समझाने जा रहे हैं, आपका माइंड चलना चाहिए। हालांकि हम रिपीट करेंगे, नो प्रॉब्लम। जब भी हीट ट्रांसफर देगा, वो कहां से देगा? आपको हीट ट्रांसफर कहां इंट्रोड्यूस हुआ है? जब भी किसी प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। देयरफॉर हम क्या लगाएंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ प्रोसेस, एंड इट इज डिफाइंड एज dq इक्वल टू du प्लस dw। dq du प्लस dw। अब अगर ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो इसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, dq इक्वल टू du प्लस pdv, and since volume is constant, therefore dv will become 0। therefore जब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है, उस केसेस में जो चेंज इन हीट ट्रांसफर होता है, वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए होता है, और ये दोनों के लिए वैलिड है। वैलिड फॉर, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? वैलिड फॉर, इट इज वैलिड फॉर बोथ फ्लूइड्स एंड सॉलिड्स। ये दोनों के लिए वैलिड रहता है। चेंज इन हीट ट्रांसफर, इसको हम स्टेटमेंट के रूप में भी लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? हीट ट्रांसफर इन कांस्टेंट, प्लीज नोट इट डाउन इन पैरेलल, कांस्टेंट वॉल्यूम क्लोज्ड सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। सो वी हैव लर्नड अबाउट द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। दूसरा हम आते हैं, दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस से। आइसोथर्मल
थर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। अच्छा कांस्टेंट प्रेशर ना, नेक्स्ट तो हम लोग कांस्टेंट प्रेशर भूल ही गए। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, जब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, अगेन हम हीट ट्रांसफर निकालने जाएंगे तो कहां से आएगा, सिमिलर फैशन में dq इक्वल टू du प्लस dw, कहां से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, du प्लस pdv, du प्लस pdv, du प्लस pdv। अब ये प्रेशर कांस्टेंट है, देयरफॉर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, du प्लस प्रेशर को डिफरेंशियल के अंदर ले जा सकते हैं। और अगर हम डिफरेंशियल का डिफिनीशन से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, u प्लस pv, देयरफॉर इट विल बिकम dh। ये मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट हम लिख सकते हैं हीट ट्रांसफर इन कांस्टेंट प्रेशर क्लोज सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि आइडल गैस के लिए, फॉर एन आइडल गैस, अगर आइडल गैस है उसके लिए इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होता है, टेम्परेचर का फंक्शन होता है। देयरफॉर du जो हम लोग लिखेंगे वो mcv dt लिखा जाता है, एंड dh को हम लोग क्या लिखते हैं, mcp dt। क्यों, ये cv और cp का डिफिनेशन नहीं था, बताओ cv का क्या डिफिनेशन था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, रेट ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, कब, जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो। सिमिलरली ये स्पेसिफिक था, चेंज इन स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी। सिमिलरली सीपी क्या था, चेंज इन स्पेसिफिक एंथैल्पी पर यूनिट विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट एंथैल्पी, सॉरी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इससे हम लोग ये दोनों डिराइव कर सकते हैं, इसका मतलब ये डिफिनीशन से ये हो गया और इससे ये मिल गया। सो प्लीज नोट इट डाउन, यहाँ तक नोट कीजिए। मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट ट्रांसफर इंटरनल एनर्जी ट्रांसफर के बराबर होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और कांस्टेंट प्रेशर के केसेस में वो होता है। प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। प्लीज नोट इट डाउन। अब ऐसे ही अगर हम आपको करते हैं, एक और हम इन्हें पे लिख दे रहे हैं, आइसोथर्मल का भी छोटा सा आ ही जाएगा। आइसोथर्मल का हम दूसरा एक कलर ले लेते हैं, रेड। तीसरा जो प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस अगेन dq इक्वल टू क्या हो जाएगा, du फर्स्ट क्लास से dw। और हम जानते हैं कि आइडल गैस के लिए, आइडल गैस के लिए हम जानते हैं फॉर एन आइडल गैस क्या होता है, u इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। देयरफॉर अगर t कांस्टेंट हो गया तो u भी कांस्टेंट होगा, और जैसे ही u कांस्टेंट हो गया तो du will become 0, du will become 0, du will become 0। therefore dq will become किसके बराबर में हो जाएगा, 0 प्लस dw, 0 प्लस dw, that means this will become dw। so dq will become dw for an, ये ध्यान रखिएगा, ये हम किसका कंडीशन, फॉर एन आइडल गैस, फॉर एन आइडल गैस। सो ये dq इक्वल टू dw आ गया जब हमारे पास आइडल गैस है, आइडल गैस है, आइडल गैस है और आइसोथर्मल है, फॉर एन आइडल गैस, क्योंकि आइडल गैस के लिए ही इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होता है। इसको हम भी ऐसे स्टेटमेंट लिखा सकते हैं कि फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस ऑफ एन आइडल गैस हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू वर्क ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू
वर्क ट्रांसफर, प्लीज नोट इट डाउन। और इसमें कोई डाउट है तो पूछा जाए प्लीज, अगर कोई डाउट है तो पूछा जाए प्लीज। अगर कुछ डाउट है तो प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज आस्क। प्लीज आस्क। Please ask. Okay. So let's move to the next. I'm erasing it. अब अगला प्रोसेस आ जाता है, फोर्थ प्रोसेस इज एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, सीधे हम जानते हैं डी क्यू इक्वल टू जीरो, सिंपल, डी क्यू इक्वल टू जीरो, डी क्यू इक्वल टू जीरो। यहाँ पे कुछ डेरिवेशन कर लेते हैं। क्या हम एक प्रूफ करना चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं Cp माइनस Cv इक्वल टू R होता है, ये होता है, आपको पता होगा, फॉर एन आइडल गैस। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो सो Cp माइनस Cv फॉर एन आइडल गैस, कैसे आप शो करेंगे? तो हम जानते हैं कि फॉर एन आइडल गैस हम ये प्रूफ करने जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ यू आर वेल अवेयर ऑफ दैट, नहीं है तो आप देख लीजिए, और हैं तो उसको एक रिवीजन के रूप में देखिए। H इक्वल टू U प्लस PV होता है, ये हम जानते हैं। और आइडल गैसेस के केसेस में क्या लिख देंगे इसको, U PV इक्वल टू MRT हो जाएगा, है या ना? H इक्वल टू इतना ही हो जाएगा। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, DH इक्वल टू DU प्लस MR DT आ जाएगा। अब DH का डिफिनेशन क्या है, MCP DT, और इसका डिफिनेशन है MCV DT, और ये है MR/DT। अब बताओ, दोनों में MDT सब जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, CP इक्वल टू CV प्लस R, देयरफॉर CP माइनस CV इक्वल टू R। ये प्रूफ हो गया, प्लीज नोट इट डाउन, CP माइनस CV। लेकिन ये किसके लिए वैलिड है, फॉर एन आइडल गैस, फॉर एन आइडल गैस। सिमिलरली हम क्या जानते हैं, हम यह भी जानते हैं कि Cp अपॉन Cv इक्वल टू गामा डिफाइन किया गया है, देयरफॉर Cp विल बिकम गामा टाइम्स Cv, और Cp माइनस Cv अभी हमने डिराइव किया था R, तो Cp और Cv को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये Cp की जगह गामा Cv माइनस Cv इक्वल टू R, देयरफॉर Cv विल बिकम, हम अगर गामा कॉमन ले लेते हैं तो Cv माइनस, सॉरी Cv कॉमन लेना है, Cv कॉमन लेंगे तो गामा माइनस 1 इक्वल टू R, देयरफॉर Cv इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1, देयरफॉर Cp विल बिकम गामा टाइम्स Cv, देयरफॉर Cp विल बिकम गामा R अपॉन गामा माइनस 1। यहाँ तक ये आप सब लोग समझ गए, ये होता है फॉर्मूला। तो ये वाला भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये वाला भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये वाला भी फॉर्मूला आपको याद रखना है। 4 फॉर्मूला आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। और आपको ये याद भी रखना है कि फॉर एयर स्टैंडर्ड Cp का वैल्यू अगर दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन पेपर में जनरली ऑब्वियस माना जाता है कि आपको ये पता है, केजी केल्विन फॉर एयर, एकदम बिल्कुल आपके लिप्स पे होना चाहिए। 0.718 जनरली नहीं दिया हुआ रहता है गेट रूट में,
या कहीं शुरू में मेंशन किया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ तो आपको ये यूज करना है, और अगर मेंशन कर दिया है तो वही यूज करना है हर हाल में। 287 किलो जूल पर केजी केल्विन एंड गामा इक्वल टू 1.4। सर ये आर मतलब तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ना सर? नहीं, ये डिपेंड करता है। आर का होता है ना, ये एक्चुअली देखिए इसमें अगर आप करोगे, बाकी सब लोग ध्यान लिखिएगा, इसको हम डिस्कस थोड़ा सा कर देते हैं। देखिए एक होता है पीवी इक्वल टू एन आर टी। अगर आप यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हम आर बार से डिनोट करते हैं, ये डिफाइन किया जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, एन क्या है, देखिए मास अपॉन मोलर मास लिख सकते हैं, आर Yes, बार sir. टी। हम क्या करते हैं, ये एक ग्रुप कर देते हैं, आर बार अपॉन मोलर मास, आर बार अपॉन मोलर मास इंटू टी। किसको हम लोग बोलते हैं, देखिए ये क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन मोलर मास। मोलर मास किस पे डिपेंड करेगा, गैस पे करेगा ना, तो ये आ जाता है गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट नहीं। ये हो गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आर बार अपॉन मोलर मास इज द गैस कांस्टेंट। देयरफॉर देखो हम अभी तक जितना बार यूज किए थे, हम यूज किए थे पीवी इक्वल टू एमआरटी, ना कि पीवी Yes, इक्वल टू एनआरटी। जब हम Hmm. एम यूज करेंगे तो गैस कांस्टेंट हो जाएगा, जब एन यूज करेंगे तो यूनिवर्सल गैस In- कांस्टेंट हो जाएगा। तो अब इसे एयर का निकालना है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कितना होता है, 8.314, इतना किलो जूल पर केजी होता है। अब Yes, sir. बताओ मास, मोलर मास ऑफ एयर कितना लेते हैं, 27 या 29 लेते हैं, 29 सर। 29। अब इन दोनों को डिवाइड करो तो देखो आएगा 0.718, सॉरी 0.287, 287 आएगा। देखो डिवाइड करके देखोगे ना तो उतना ही आएगा। तो ये क्या है ना, गैस कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द गैस, whereas यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सल। अब पूरे थर्मोडायनेमिक्स में आपको एम से नहीं डिनोट करना, एम से डिनोट करना, मासेस एम को मतलब है। ये डील करते हैं कौन, केमिकल इंजीनियर वाले, या एक पर्टिकुलर जब आपको उसका एप्लीकेशन होगा तब। इस पे भी गेट में बहुत सारा क्वेश्चन पूछ देता है आपको, मास, मोलर मास और ये कंफ्यूज, अब ये समझ गए होंगे ना, मोलर मास और ये सब हर एक गैस का। Yes, sir. ऑक्सीजन का भी निकालना होगा तो ऑक्सीजन का Hmm. क्या हो जाएगा, 8.314 डिवाइडेड बाय उसका मास। किसी का भी पूछ देगा तो वो आपको डिवाइड करने के लिए पता होना, निकाल देंगे। चलिए ठीक है, इसको लिख लिए। अब आपका 1 मिनट से कम बचा है, ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगा, सो प्लीज रिकनेक्ट अगेन। आज थोड़ा 10 बजे तक ले जाएंगे, सर 3 कल घंटे का क्लास ऑफ लेक्चर भी रखें। रहेगा मंडे को है तो? क्या कल मंडे क्लास ऑफ होगा क्या सर? नहीं, हम कर रहे हैं ना कि थोड़ा स्लो चलेंगे लेकिन कंटिन्यूअस चलेंगे, क्योंकि हमारा जो है फिर सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा। देखो हम पूरा ओके सर। डिटेल्स में हम सोच रहे हैं, इसलिए कंटिन्यूअस हम लोग चलेंगे। डोंट वरी, जब आपको थोड़ा लगे ना हम स्लो हो जाएंगे, एकदम स्लोएस्ट हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन रुकेंगे नहीं, रुकेंगे तो थोड़ा सा वो हो जाता है। हम थोड़ा सा हम सारा डिस्कशन लेकर के, जैसे ये वाला जो डेरिवेशन है ये सब स्किप कर सकते थे, बट हम स्किप नहीं कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं जितना ज्यादा हो रहा है सारा आपको एक वैल्यू दे दिया जाए, ताकि आपको एक